स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। मैं विजय सिंह और फ्रेंड्स हम डिस्कस कर रहे थे एनसीईआरटी जो 11वीं क्लास की है, ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे और हमने 2 लेसन उसके कंप्लीट कर लिए, ठीक है। और आज मित्रों हम जो है स्टार्ट करने वाले हैं तीसरा लेसन जो कि समानता के बारे में, ठीक है। जो समानता का जो अधिकार हमने दिया संविधान में और समानता के अधिकार में क्या क्या हम चीज़ें शामिल करते हैं, कैसे जो है संघर्ष किया समानता के लिए लोगों ने और क्या क्या लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी और कब जा कर के लोगों को समानता का अधिकार मिला, तो इन सभी की आज हम डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी से मैं रिक्वेस्ट कर दूं कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पास ही के नोटिफिकेशन बेल के ऑल के बटन पर भी क्लिक करना ताकि मेरी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे, ठीक है, और आप उसको जिससे देख लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए हम अब स्टार्ट करते हैं कि समानता के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो समानता का मतलब क्या होगा और समानता के बारे में क्या क्या चीज़ें शामिल करते हैं और क्या क्या हम इस अध्याय में आज पढ़ने वाले हैं, तो उसकी पहले हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है कि यह अध्याय समानता की अवधारणा के बारे में, बिल्कुल समानता का आज हम इसमें मतलब समझेंगे, ठीक है। और समानता को एक मूल्य के रूप में संविधान में भी दर्ज किया है, बिल्कुल सही बात है कि हमने समानता का अधिकार जो है वो संविधान के द्वारा हमने लोगों को दिया है अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 में, ठीक है। और आगे क्या कहता है देखो सुनो, यहाँ समानता की अवधारणा पर रोशनी डालते हुए निम्नलिखित सवालों को पड़ताल करने की कोशिश की गई है। यानी मित्रों ये कह रहा है कि समानता के बारे में आज जो है हम ये जो है डिटेल से यहाँ पे छानबीन करने वाले हैं कि आखिर में समानता का मतलब क्या है, ठीक है। तो उन सभी के बारे में ये कह रहा है कि हम जो है आज कौन कौन से सवालों का यानी जवाब हम जानेंगे। तो कह रहा है समानता क्या है, हमें इस नैतिक और राजनीतिक आदर्श के बारे में क्यों सोचना चाहिए। यानी मित्रों ये कह रहा है कि समानता जो नैतिक और राजनीतिक आदर्श है तो उसका मतलब आखिर क्या है और हमें यह अधिकार क्यों होना चाहिए या समानता के बारे में हमें क्यों सोचना चाहिए, ठीक है, लोगों का इसके लिए क्या महत्व है। तो इन सभी के बारे में जो है आज हम पड़ताल करेंगे। दूसरा क्या कर रहा है देखो, क्या समानता का मतलब व्यक्ति से हर स्थिति में एक समान बर्ताव करना है। यानी मित्रों ये कह रहा है कि समानता का क्या यही मतलब होता है कि हाँ प्रत्येक स्थिति में हम जो है व्यक्ति के साथ एक समान जो है व्यवहार करेंगे, उसके साथ एक समान बर्ताव करेंगे। तो क्या उसका मतलब यानी क्या समानता का मतलब यही है। दूसरा देखो क्या पूछ रहा है हमसे कि हम समानता की ओर कैसे बढ़ सकते हैं और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में असमानता को न्यूनतम कैसे कर सकते हैं। यानी मित्रों कि हम समानता को कैसे यानी समानता की ओर हम कैसे बढ़ सकते हैं और जो असमानता हमारे समाज में और देश में लोगों के मध्य हमें देखने को मिलती है, चाहे सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे आर्थिक धार्मिक हो, तो ये जो असमानताएं हैं इसको हम कैसे जो है कम कर सकते हैं, तो इसके बारे में जानेंगे। दूसरा क्या कहता है देखो, हम समानता के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक आयामों को अलग अलग कैसे समझ सकते हैं। यानी मित्रों वही बात कि समानता का मतलब राजनीतिक अगर हम देखें आर्थिक और सामाजिक आयामों से हम समानता को कैसे समझेंगे, तो इन सभी के बारे में हमसे कह रहा है कि आज जो है आप इस अध्याय में इनके बारे में पढ़ लेंगे। और क्या कहता है देखो, इन सवालों को समझने और सुलझाने के क्रम में हमारा सामना समाजवाद, मार्क्सवाद, उदारवाद और नारीवाद जैसी अपने समय के कुछ खास विचारधाराओं से होगा। यानी मित्रों ये कहना चाह रहा है कि जब आप इन प्रश्नों का सवाल यानी आप इन प्रश्नों का जब जवाब ढूंढोगे कि समानता क्या है, ठीक है, समानता को कौन से हम राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक आयामों से कैसे जोड़ सकते हैं, तो आपका सामना होगा समाजवाद से। यानी जो विचारधाराएं लोगों के द्वारा दी कि मार्क्स के द्वारा जो मार्क्सवाद की विचारधारा दी, उदारवादी विचारधाराएं और जो फेमिनिज्म यानी जो नारीवादी विचारधाराएं, तो उनसे भी हमारा जो है यहाँ पे आज मुकाबला होगा, ठीक है। इस अध्याय में हम असमानता की स्थिति के बारे में कुछ आंकड़े और चित्र रखेंगे। ये केवल इसलिए दिए गए हैं कि हम असमानता की प्रकृति को समझ बूझ सकें। इन आंकड़ों और चित्रों को याद करने की जरूरत नहीं है। यानी मित्रों क्या कह रहा है कि बेशक आज आप जो है इस अध्याय में समानता के बारे में पढ़ोगे, लेकिन आपका सामना और भी जो है विचारधाराओं से और भी जो है नए जो कंसेप्ट होते हैं, ठीक है, और भी जो पुरानी चीज़ें हैं उन सभी से भी आपका सामना होगा, चाहे वो असमानता हो, चाहे समाजवाद हो या उदारवाद हो या मार्क्सवाद हो, ठीक है। तो इन सभी के बारे में आज जो है हम मित्रों डिटेल से यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना अध्याय। तो समानता का महत्वपूर्ण क्यों है, पहली यहाँ पे चर्चा की जा रही है कि आखिर समानता का लोगों के लिए महत्वपूर्ण क्यों है, क्यों जो है इसका लोगों के लिए महत्व होता है, क्या लोगों को ये मिलना चाहिए समानता का अधिकार या समानता क्या होनी चाहिए। तो इन सभी के बारे में देखो क्या कह रहा है सुनो, समानता महत्वपूर्ण क्यों है। कह रहा है कि समानता एक शक्तिशाली नैतिक और राजनीतिक आदर्श के रूप में कई शताब्दियों से मानव समाज को प्रेरित और निर्देशित कर रहा है। मित्रों कह रहा है कि समानता जो है ना कि हमारी जो है चिरचिरानता से और यानी बहुत समय से ये चला आ रहा है समानता का कॉन्सेप्ट, और नैतिक और राजनीतिक आदर्श के रूप में जो है ये कई शताब्दियों से
मानव समाज जो है उसको निर्देशित और जो है इंस्पायर भी कर रहा है। आगे क्या कहता है देखो, समाज समानता की बात सभी आस्थाओं और धर्मों में समाविष्ट है। यानी मित्रों चाहे कोई सा भी धर्म ले लो या किसी भी धर्म का अनुयायी हो या किसी भी संप्रदाय का, तो जो है उसमें जो है एक समानता का कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट हमें देखने को नजर आता है। ये यह कहना चाह रहा है। आगे देखो क्या कह रहा है, हर धर्म ईश्वर की रचना के रूप में प्रत्येक मनुष्य के समान महत्व की घोषणा करता है। समानता की अवधारणा एक राजनीतिक आदर्श के रूप में उन विशिष्टताओं पर जोर देती है जिसमें तमाम मनुष्य रंग लिंग वंश या राष्ट्रीयता के फर्क के बाद भी साझेदार होते हैं। यानी मित्रों वही बात यह करें कि समानता का जो अधिकार हमने दिया संविधान में, और समानता में जो हम बात करते हैं कि व्यक्ति जो है धर्म मूल वंश जाति लिंग और जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा, तो वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 में जो हमने समता का अधिकार दिया, जो समानता का हमने अधिकार दिया, ठीक है, तो उसी की बात यहाँ पे कह रहे हैं कि हम जो है चाहे व्यक्ति किसी भी धर्म का हो या किसी भी लिंग का या कहीं भी जन्मा हो, ठीक है, और कहीं किसी भी राष्ट्रीयता का हो, तो उसके साथ जो है हम समानता की बात करते हैं। ठीक है, और यानी वो यानी किसी भी धर्म का व्यक्ति हुआ ना, फिर भी जो है हम उसके साथ समानता का व्यवहार करते हैं। आगे देखो क्या कह रहा है समानता का दावा है कि समान मानवता के कारण सभी मनुष्य समान महत्व और सम्मान पाने योग्य है। यानी मित्रों क्या कह रहा है कि समानता का यही दावा होता है, यानी समानता ये दावा करती है, ये हमें प्रॉमिस देती है समानता कि जो है सभी मनुष्य जो होंगे वो समान महत्व और सम्मान पाने योग्य होंगे। यानी समानता का अगर हम बात कर रहे हैं तो समानता का हम यहाँ मतलब लेकर चल रहे हैं कि हम सभी मनुष्यों के साथ समान व्यवहार करेंगे, सभी को समान महत्व देंगे और सभी को सम्मान भी बराबर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम किसी भी प्रकार का चाहे लिंग धर्म हो या किसी भी व्यक्ति के साथ हम किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं करेंगे। और आगे देखो क्या कर रहा है, साझी मानवता की यह धारणा है कि सार्वभौम मानव अधिकार या मानवता के प्रति अपराध जैसी धारणाओं के पीछे रहती है। मतलब फ्रेंड्स यहाँ पे कहना चाह रहा है कि जो हम समानता का कॉन्सेप्ट की जो बात कर रहे हैं ना, वो समानता के कॉन्सेप्ट में हम सार्वभौम मानवाधिकार की भी बात करते हैं। ठीक है, और मानवता के जो प्रति अपराध होते हैं उन सभी के बारे में यहाँ पे हम भी जो है देखते हैं। आगे देखो क्या कर रहा है, बहुत सी सामाजिक संस्थाएं और राष्ट्रता लोगों में पद धन हैसियत या विशेषाधिकार की असमानता कायम रखती है। आधुनिक काल में सभी मनुष्यों की समानता का राजसत्ता और ऐसी सामाजिक संस्थाओं के खिलाफ संघर्षों में एकजुटता लाने वाले नारे के रूप में इस्तेमाल किया। यानी मित्रों क्या कर रहा है कि बहुत सी सामाजिक संस्थाएं हैं वो क्या करती है कि जो राजसत्ता होती है, ठीक है, यानी पद यानी किसी व्यक्ति के पास बहुत बड़ा पद है, बहुत सी उसके पास अकूत धन संपत्ति है, ठीक है, उनको विशेष अधिकार मिलने में, तो उसकी असमानता बनाए रखती है। ठीक है, यानी असमानता हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। और कहता है कि आधुनिक काल में यानी वर्तमान जो समकालीन जो संदर्भ चल रहा है, यानी जो आधुनिक काल हमारा चल रहा है, सभी मनुष्यों की समानता का राजसत्ता और ऐसी सामाजिक संस्थाओं के खिलाफ संघर्षों में एकजुटता लाने में नारे के रूप में इस्तेमाल किया है। मित्रों कि सभी व्यक्तियों को समान जो है अधिकार मिले, यानी समानता उनके लिए हो और सभी को समान अधिकारों की प्राप्ति हो। तो इसके लिए जो लोग क्या करते हैं कि वो एकजुटता लाने के लिए क्या करते हैं कि वो संघर्ष करते हैं, और संघर्ष का उनका जब मुद्दा होता है तो वो समानता का उनका मुद्दा होता है। आगे देखो क्या कह रहा है, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुई फ्रांसीसी क्रांति में भू सामंती अभिजन वर्ग और राजशाही के खिलाफ विद्रोह के दौरान स्वतंत्रता समानता भाईचारा फ्रांसीसी क्रांतियों का नारा था। मित्रों बिल्कुल सही बात यह कह रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति जब हुई 18वीं शताब्दी में, ठीक है, तो उस फ्रांसीसी क्रांति में एक नारा उभर करके आया था, कौन सा, स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व का। और मित्रों ये मैंने आपको एक बात भी आपको यहाँ पर फिर से चर्चा कर दूँ कि हम जब संविधान के स्रोतों की बात करते हैं कि हमारे जो संविधान निर्माता थे, ठीक है, और जब हमारा संविधान बना तो उस संविधान में हमने कौन कौन से देशों से कौन कौन सी चीज़ें उठाई थी, यानी संविधान के स्रोत हमने जब चर्चा करते हैं कि हमारा संविधान हमने कहाँ कहाँ से कुछ चीज़ें लेकर के बनाया, तो उसमें हम विशेष रूप से बात करते हैं कि फ्रांस से हमने यही चीज़ उठाई थी, कौन सा, कि स्वतंत्रता समानता और जो बंधुत्व की हम बात करते हैं ना हमारी प्रस्तावना में, मैंने प्रस्तावना आपको बताई है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय और विचार विश्वास उपासना धर्म की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए, ठीक है, और व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एकता द्वारा अपनी संविधान सभा में जो है इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जो ये संविधान की जो प्रस्तावना है हमारी, ठीक है, तो इस संविधान की प्रस्तावना में हमने जो ये शब्द लिए हैं ना, कौन से,
जैसे मैंने अभी बोला, स्वतंत्रता का शब्द मैंने यूज किया, समानता और जो बंधुत्व की मैंने बात की थी, तो ये तीनों शब्द हमने फ्रांस से उठाए हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे जो है एक संदर्भ आया, तो उसकी भी मैंने चर्चा की कि जब फ्रांसीसी क्रांति हुई ना 18वीं शताब्दी में फ्रांस में, तो उसका भी उन्हीं का ये नारा था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, यानी हमारे साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए, हमें स्वतंत्रता होनी चाहिए हमारे देश में, हम जो चाहे निर्णय लेना चाहिए वो कर सकें। ठीक है, हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए और भी हमें अधिकार मिलने चाहिए। ठीक है, और भाईचारा की हमारा भावना होनी चाहिए। तो ये सभी बातें वहाँ पे उभर करके आई। आगे देखो क्या करा है कि समानता समानता की मांग 20वीं शताब्दी में एशिया और अफ्रीका के उपनिवेश विरोधी स्वतंत्रता संग्रामों के दौरान भी उठी थी, और यह लगातार उन संघर्ष समूहों द्वारा उठाई जा रही है जो महसूस करते हैं कि उन्हें समाज में किनारे कर दिया है, जैसे महिलाएं या दलित। यानी मित्रों, फिर ये आगे ये कहता है कि जो समानता है ना मित्रों, समानता की यहाँ बात की जा रही है, और ये कहता है कि समानता एक ऐसा मूल्य है, एक ऐसा आदर्श है कि वो जो है किसी देश में किसी लोगों के पास अगर समानता का अधिकार नहीं है ना, तो फिर उनकी स्वतंत्रता का भी अगर उनके पास अधिकार है तो भी उस स्वतंत्रता का अधिकार का उनके लिए कोई महत्व नहीं। यानी मित्रों, बिना समानता की स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं है, और बिना स्वतंत्रता की समानता का भी महत्व नहीं है। इस बात को आप समझिए। तो वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि आगे जाकर के भी फिर बाद में, यानी 18वीं शताब्दी में तो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, लेकिन 20वीं शताब्दी में बहुत से लोगों ने, चाहे एशिया की अपन बात करें, अफ्रीका की बात करें, तो वहाँ जाकर के फिर जो लोगों ने स्वतंत्रता के लिए, यानी जो आज़ादी के लिए जो लोगों ने आंदोलन किए थे, चाहे भारत में ही क्यों ना हो, तो वहाँ पे लोगों ने जो है समानता की मांग उठाई थी। ठीक है, और जो है बाद में भी, यानी अब भी अगर कोई समूह या कोई लोग ऐसा समझते हैं अपने आप को कि हमारे साथ जो है भेदभाव किया जा रहा है, ठीक है, या फिर हमारे साथ, यानी हमारे को समाज में यानी हमारे को समाज में मुख्य धारा में हमें शामिल नहीं किया जाता, हमें किनारे कर दिया गया है, तो वे ये मांग करते हैं कि हमारे साथ समानता का व्यवहार हमें होना चाहिए और हमें समानता का अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, चाहे महिलाएं हों या दलित वर्ग हों, तो ये इन्होंने सभी ने जो है समानता के लिए जो है बहुत और अथक प्रयास किए, यानी बहुत संघर्ष भी इन्होंने किया है। आगे फ्रेंड्स क्या करें, देखो, विभिन्न धार्मिक ग्रंथों से ऐसे उदाहरण खोजो जो समानता के विचार को सबल करते हों। इन उदाहरणों को अपनी कक्षा में पढ़ो। इन धार्मिक ग्रंथों में कहाँ कहाँ ये बात कही गई है कि समानता की बात करते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पे हमसे पूछ रहा है। और मित्रों, ये लड़का हमसे क्या पूछ रहा है, देखो, मैं जिन लोगों को जानता हूँ वे सभी किसी न किसी धर्म में विश्वास करते हैं। मैं जिन धर्मों के बारे में जानता हूँ वे सभी समानता का संदेश देते हैं। जब ऐसा है तो दुनिया में असमानता क्यों है? यानी फ्रेंड्स, ये कहना चाह रहा है कि अगर मान लीजिए कि देश में समानता ही है, कि किसी भी धर्म की अपन बात करें तो सभी किसी न किसी धर्म को में मानते हैं, यानी सभी किसी न किसी धर्म में विश्वास करते हैं। ठीक है, और मैं जिन धर्मों के बारे में जानता हूँ वो भी समानता का संदेश देते हैं। तो फिर भी जो है देश में और समाज में जो है असमानता क्यों होती है, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो मित्रों, असमानता की अपन बात करें तो देखिए, इसके बहुत से कारण होते हैं। एक तो सामाजिक कारण ही है कि समाज में किसी के पास, यानी समाज में कोई ऊंची जाति में पैदा हुआ है तो वो नीची जातियों के साथ भेदभाव करता है, असमानता का व्यवहार करता है। दूसरा राजनीतिक कारण भी है कि राजनीतिक जो पार्टियां होती है वो जो क्या होते हैं कि जो दबे कुचले वर्ग होते हैं उनको अपना मुद्दा बनाती है और चुनावी रोटियां उसके ऊपर सेकती है, यानी चुनाव में उनसे वोट मांगती है। और मित्रों, आर्थिक असमानताएं भी हमें देखने को मिलती है, और भी मित्रों सांस्कृतिक असमानताएं हैं। तो बहुत सी जो है असमानताएं होती है और उनके कारण भी होते हैं। आगे फ्रेंड्स हम चर्चा करते हैं कि आइए आगे क्या कह रहा है। देखो सुनो, कह रहा है कि आज समानता व्यापक रूप से स्वीकृत आदर्श है, बिल्कुल सही है, जिसे अनेक देशों के संविधान और कानूनों में हमने सम्मिलित किया है। कह रहा है कि समानता जो है एक स्वीकृत आदर्श, यानी स्वीकृत उनको हमने जो है बनाया है कि समानता को हमें स्वीकार अवश्य करना चाहिए और समानता किसी भी देश में अवश्य होनी चाहिए, जिसे अनेक देशों के संविधान में और कानून में हमने शामिल किया। बिल्कुल जैसे भारत के संविधान में भी हमने अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक हमने समानता का जो है मूल्य, जो समता का अधिकार है, हमने शामिल किया है। फिर भी समाज में हमारे चारों ओर समानता की बजाय असमानता अधिक नजर आती है। मित्रों, वही फिर हमसे पूछा जा रहा है कि बेशक हमने समानता का अधिकार दिया है और हर देशों में, यानी अनेक देशों के संविधान में और कानूनों में समानता के अधिकार हमें झलकते हैं, फिर भी असमानता हमारे देश में नजर आती है, यानी और फिर भी हम देशों में असमानता का कॉन्सेप्ट जो है वो देखते हैं। अपने देश में हम आलीशान आवासों के साथ साथ झोपड़पट्टियां, विश्व स्तरीय सुविधाओं से लेस स्कूल और वातानुकूलित कक्षाओं के साथ साथ पेयजल या शौचालय की सुविधा से भी विहीन स्कूल भोजन की बर्बादी के साथ भुखमरी देख सकते हैं। कानून जो वादा करता है और जो हमारे चारों ओर मौजूद है, उनके बीच अंतर बिल्कुल स्पष्ट है। यानी मित्रों, ये कहना चाह रहा है कि बेशक हमने समानता का अधिकार दिया और हमने समानता का अधिकार हमने संविधान में भी शामिल किया, बहुत से कानूनों में हम समानता की बात करते हैं, चाहे समाज में किसी भी
धर्म के व्यक्ति हों या किसी भी संप्रदाय के, तो उन सभी के साथ हम समानता का व्यवहार करते हैं। लेकिन फिर भी हमारे देश में और अन्य देशों में असमानताएं हमें देखने को नजर आती है। जो है कई बार जो है यानी मित्रों 6th क्लास की जब मैं एनसीईआरटी डिस्कस कर रहा था तो उसमें मैंने आपको बताया कि जो है हमारे देश में जो है 20% आबादी यानी 20% आबादी ऐसी है कि 20% आबादी के पास तो जो है यानी उनके पास तो बहुत अकूत धन संपत्ति, यानी ऐसे किसान है कि समृद्ध किसान है 20%, ठीक है। उनके पास जो है बहुत से अकूत धन संपत्ति है। इसके अलावा उनको जो है यानी ज़मीन उनके पास बहुत है। ज़मीन के अलावा जो है उनके पास मिलें भी हैं, मिलें वो लगा रखे हैं और मिलों में वो काम करते हैं, यानी मिल उनकी है, बड़े बड़े शोरूम हैं। और मित्रों 80% ऐसे किसान हैं कि वो भूमिहीन मजदूर है, यानी उनके पास भूमि नहीं है और वो जो है दूसरों की ज़मीन पर काम करते हैं। तो मित्रों ये जो है असमानता हमें देखने को मिलती है। साथ ही मित्रों कई बार आपने देखा होगा कि क्या होता है कि जो हमारे लोग होते हैं, ठीक है, तो लोगों के पास उनके पास यानी बहुत से उनके पास जो है सुख सुविधाएं हैं, गाड़ी बंगला मकान हैं, गाड़ियां हैं, ठीक है, धन संपत्ति है और बड़े बड़े उनके बिजनेस चल रहे हैं। फिर भी मित्रों उनका जो नाम होता है ना वो बीपीएल की सूची में होता है। हमने कहीं एक बार डिस्कस किया था एनसीईआरटी में, ठीक है। और उसके अलावा जिनके पास जो है सुविधाएं नहीं है, यानी मूलभूत उनके पास सुविधाएं नहीं है, 2 वक्त का खाना भी उनको सही से नहीं मिल पाता, ठीक है। और भी मित्रों उनका जो जीवन स्तर है वो बहुत ही गलत और जो है एक ऐसा ही जीवन उनका चलता है, फिर भी उनका नाम जो है एक बीपीएल सूची में नहीं होता और उनको सुख सुविधाएं यानी उनको जो सरकार की जो सुविधाएं होती है वो नहीं मिल पाती, ठीक है। तो ये असमानताएं हमें देखने को मिलती है। कहीं जो है यानी कहीं के पास आलीशान आवास है, बंगले हैं, और कहीं जो है कच्ची जो झोंपड़ियाँ होती है, कच्ची बस्तियाँ होती है, वो उनमें रहते हैं, ठीक है। तो ये असमानताएं हमारे देश में देखने को मिलती है। और आगे कहता है देखो नीचे विश्व और हमारे देश के स्तर पर असमानता को दर्शाने वाले कुछ आंकड़े दिए गए हैं और इन पर अपनी गहन नज़र भी डालें। यानी मित्रों कुछ आंकड़े यहाँ पे दिए जा रहे हैं कि असमानता किस कदर जो है दुनिया में देखने को मिलती है। कह रहा है दुनिया के 50 सबसे अमीर आदमियों को सामूहिक आमदनी दुनिया की 40 करोड़ सबसे गरीब लोगों की सामूहिक आमदनी से अधिक है। मित्रों 50 सबसे अमीर दुनिया में ऐसे हैं कि उनके पास जो है इतनी धन संपत्ति है कि दुनिया के 40 करोड़ अगर हम लोग देखें ना तो 40 करोड़ सबसे गरीब लोगों की सामूहिक आमदनी जितनी होगी उससे भी ज़्यादा उनकी आमदनी है केवल 50 व्यक्तियों की। और दुनिया की 40% गरीब जनसंख्या का दुनिया की कुल आमदनी में हिस्सा केवल 5% है। यानी मित्रों 40% गरीब जनसंख्या का यानी 40% गरीब जनसंख्या जितनी कमाई करती है, यानी जितनी उनकी आमदनी है उनका हिस्सा तो केवल 5% है, ठीक है, विश्व में दुनिया की कमाई में। और जबकि 10% अमीर लोग दुनिया की 54% आमदनी पर नियंत्रण करते हैं। मित्रों 10% अमीर जो है लोग जिनके पास 54% उनके पास जो है आय है, यानी उनके पास इतना पैसा है। पहली दुनिया खासकर उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के अगले औद्योगिक देशों में दुनिया की आबादी का 25% हिस्सा रखता है, लेकिन दुनिया के 86% उद्योग इन्हीं देशों में हैं और दुनिया की 80% ऊर्जा इन्हीं देशों में इस्तेमाल की जाती है। मित्रों ये बात यहाँ पे कह रहे हैं कि उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी यूरोप में जो है 25% आबादी हिस्सा रहता है, लेकिन फिर भी 86% उद्योग जो है इन्हीं देशों में लगे हैं और 80% जो ऊर्जा है वह यही देश जो है इस्तेमाल करते हैं। आगे क्या करा देखो, इन अगले औद्योगिक देशों के निवासी भारत या चीन जैसे विकासशील देशों के निवासी की तुलना में कम से कम 3 गुना अधिक पानी, 10 गुना ऊर्जा, 13 गुना लोहा और इस्पात और 14 गुना कागज का उपयोग करता है। यानी मित्रों भारत की तुलना में और चीन कह रहा है कि भारत और चीन जैसे जो विकासशील देश है तो इन देशों की तुलना में जो है ये औद्योगिक जो देश हैं वो क्या करते हैं कि भारत से 3 गुना अधिक तो पानी यूज करते हैं, 13 गुना लोहा यूज करते हैं और 10 गुना ऊर्जा और जो है 14 गुना कागज का उपभोग भी करते हैं, ठीक है। और गर्भावस्था से जुड़े कारणों से मरने का खतरा नाइजीरिया के लिए 18 में से 1 मामले हैं, जबकि कनाडा के लिए यही खतरा 8700 में से 1 मामला है। मित्रों नाइजीरिया जो देश है कौन सा, अफ्रीका महाद्वीप में एक नाइजीरिया देश है, तो उस नाइजीरिया की यहाँ पे बात की जाती है कि नाइजीरिया में क्या होता है 18 में से 1 व्यक्ति जो है मरता है गर्भावस्था से जुड़े कारणों से, यानी एक लेडी जो होती है वो गर्भावस्था से जुड़े कारणों के कारण मर जाती है, लेकिन हो सकता है बच्चा भी उसमें मर रहा हो। लेकिन जो है कनाडा में 8700 में से 1 मामला, यानी वहाँ कितनी सुख सुविधाएं हैं कि 8700 में से 8700 में से 1 ही मामला वहाँ पे ऐसा निकल करके आता है। जमीन के अंदर से निकलने वाले ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोल और गैस के जलने से दुनिया भर में जो CO2 गैस निकलती है उनमें से पहली दुनिया के औद्योगिक देशों का हिस्सा 2/3 है। अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड का भी 3/4 हिस्सा इन देशों द्वारा उत्सर्जित होता है। ज़्यादा प्रदूषण फैलाने वाले बहुत सारे उद्योगों को विकसित देशों से हटाकर विकासशील देशों में लगाया जा रहा है। मित्रों क्या कह रहा है कि जो हम ग्लोबल वार्मिंग का कंसेप्ट जो देख रहे हैं वर्तमान में, जो हमारा जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है, यानी CO2 के कारण हमारे देश में जो ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ रही है, तो उसकी बात यहाँ कर रहे हैं कि जो यहाँ पे जो प्रथम दुनिया वाले देश यानी जो उत्तरी अमेरिका है या अमेरिका
या जो हमारे उत्तरी ध्रुव वाले जो देश हैं उनमें जो है ज़्यादा CO2 का उत्सर्जन होता है, क्योंकि वहाँ पे जो है कोयला, पेट्रोलियम गैस आदि का ज़्यादा उपयोग होता है। और अम्लीय वर्षा का भी ज़्यादा वहाँ पे, यानी अम्लीय वर्षा जो होती है SO2 और NO2 के द्वारा, तो उसका भी जो 3/4 हिस्सा इन देशों के द्वारा उत्सर्जित होता है। और आगे देखो क्या कहता है कि ज़्यादा प्रदूषण जो फैलाने वाले उद्योग है ना, उनको विकसित देशों से हटा करके हम विकासशील देशों में लगा रहे हैं, ठीक है। यानी वहाँ ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है तो यहाँ विकासशील देशों में इसको लगा रहे हैं। अब इससे विकासशील देशों में फिर प्रदूषण होगा और ये चिंता का विषय यहाँ बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फिर CO2 का ज़्यादा उत्सर्जन होगा। तो मित्रों, इस प्रकार से जो है कहीं भी जो है ग्लोबल वार्मिंग जो होगी वो बढ़ेगी। इससे जो है ग्लोबल वार्मिंग कम नहीं होने वाली। आगे देखो क्या कह रहा है कि आगे हम चर्चा करें तो आगे कहता है समानता भारत में कुछ आंकड़े यहाँ पे दिए जा रहे हैं। और मित्रों, ये वर्तमान के आंकड़े नहीं हैं, ये आंकड़े तो पुराने हो गए हैं। वर्तमान में तो बहुत से जो है हम आंकड़े देखते हैं, यानी वैश्विक असमानता सूचकांक की अपन बात करें, ग्लोबल इनइक्वालिटी इंडेक्स की बात करें, या और भी बहुत से असमानता के इंडेक्स आते हैं, तो उनमें जो है हमारी रैंकिंग इतनी अच्छी नहीं है और विश्व की रैंकिंग में हमारा देश जो है वो काफ़ी पिछड़ा भी हुआ है। तो आगे देखो क्या करा कि ये भारत की 2001 की जनगणना से लिए कि घरेलू संपदा और सुविधाओं के बारे में कुछ आंकड़े प्रस्तुत हैं। इनको याद करने की आवश्यकता नहीं है। इन आंकड़ों को गांव और शहर के बीच की असमानता को समझाने के लिए पढ़िए। यानी मित्रों, असमानता के लिए, इन इक्वलिटी के लिए हमारे जब समक्ष कुछ आंकड़े रखे जा रहे हैं, कुछ डेटाज रखे जा रहे हैं, उनसे बताया जा रहा है कि किस कदर जो है हमारे देश में असमानता गाँव में या शहरों में, यानी ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में जो है बढ़ी हुई है। कहता है परिवार जिनके पास है बिजली का कनेक्शन, तो ग्रामीण परिवारों के पास 44% परिवारों के पास बिजली का कनेक्शन है, जबकि शहर में 88 के पास है, ठीक है। और सरकारी नल गांव में 10 के पास है, यानी 10% के पास है, शहर में 50%। यानी मित्रों, इससे हमें ये नज़र आएगा कि शहरों में जो है ज़्यादातर लोग जो पढ़े हुए होते हैं और ज़्यादा वो शिक्षित होते हैं, तो उनके पास ज़्यादा सुख सुविधाएँ भी हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में सुख सुविधाएँ कम होगी। इससे हमें ये नज़र आ रहा है। और मकान में स्नान घर, यानी मकान में अगर हम बाथरूम की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में 23% लोगों के पास है, जबकि शहर में 70% लोगों के पास। टेलीविज़न गांव में 19% लोगों के पास है, शहर में 64%। और स्कूटर और मोटरसाइकिल जो होती है वो गाँव में 7% लोगों के पास है, जबकि शहरों में 25%। और कार या जीप की अपन बात करें तो 1% लोगों के पास गाँव में ये चीज़ें होती है, जबकि शहर में 6% लोगों के पास। और मित्रों, ये 2001 की जनगणना की बात की जा रही है। मित्रों, 20 साल पुराना ये डाटा दिया जा रहा है, तो आप इस बात को समझ लीजिए। अब तो ये डाटा यानी और भी असमानता ही बढ़ गई होगी। और अगर हम देखें तो ग्रामीण क्षेत्र में कुछ यानी ग्रामीण क्षेत्र में कुछ सुख सुविधाएं भी बढ़ी होगी। हो सकता है ग्रामीण क्षेत्र में सुख सुविधाएं बढ़ी हो और थोड़ा बहुत इसमें डाटा में जो है कमी आई हो, यानी असमानता में कमी आई हो। आगे देखो क्या करें ये देखो कह रहा है, यहाँ हमारा सामना एक विरोधाभास से होता है। लगभग हर कोई समानता के आदर्श को स्वीकार करता है, जबकि लगभग हर तरफ हमें असमानता के दर्शन होते हैं। हम एक ऐसी जटिल दुनिया में रहते हैं जिसमें धन, संपदा, अवसर, कार्य स्थिति और शक्ति की भारी असमानता है। क्या हमें इस तरह की असमानता से चिंतित होना चाहिए? क्या ये सामाजिक जीवन के स्थायी और अपरिहार्य लक्षण हैं जो मनुष्य की प्रतिभा और योग्यता के साथ साथ सामाजिक विकास और संपन्नता में उनके योगदान के अंतर को भी प्रतिबिंबित करते हैं? क्या ये असमानताएं हमारी सामाजिक स्थिति और नियमों के कारण पैदा होती है? ये एक ऐसे प्रश्न हैं जिन्होंने दुनिया भर के लोगों को वर्षों से परेशान कर रखा है। यानी फ्रेंड्स, ये हमसे पूछ रहा है कि हम जब भी समानता की बात करते हैं तो हम कुछ चीज़ों से हमारा जो है टकराव होता है, कुछ विरोधाभास होता है। असमानता जैसे कॉन्सेप्ट हमारे समझ निकल करके आते हैं कि जो है प्रत्येक व्यक्ति समानता को स्वीकार करता है, नहीं, प्रत्येक व्यक्ति कहता है कि हाँ समानता का अधिकार हमें मिला है। लेकिन फिर भी मित्रों, असमानता का जो दर्शन है ना, जो हमें देखने को मिलता ही है, धन संपदा की अपन बात करें या कार्य स्थिति या शक्ति की, तो इन सभी के लेवल पर जो है हमारे देश में या अन्य देशों में भी असमानताएं नजर आती है कि बहुत से लोगों के पास, हमने अभी चर्चा भी की कि धन संपदा है और ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के पास पैसा उतना नहीं है, ठीक है। इसके अलावा उनके पास अवसर इतने उपलब्ध नहीं है। शहर में शिक्षित लोग ज़्यादा होते हैं और उनको जो है अपने अधिकारों के बारे में ज़्यादा जानकारी होती है, और लेकिन गांव में इनको अधिकारों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती। और कह रहा है कि ये सामाजिक जीवन के स्थायी और अपरिहार्य लक्षण है। यानी क्या ये सामाजिक जीवन के स्थायी लक्षण बन गए कि असमानता समाज में बनी रहेगी? क्या हमें असमानता के बारे में चिंतित होना चाहिए? तो फ्रेंड्स, बिल्कुल चिंतित होना चाहिए, क्योंकि असमानता अगर बनी रहेगी तो जो कहते हैं ना कि अमीर और अमीर बनता जाएगा और गरीब, तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो फिर हमारे समक्ष निकल करके आता है। और जो असमानता के कारण जो मनुष्य की प्रतिभा होती है, ठीक है, और योग्यता जो होती है वो फिर जो है
कमतर हमें आंकी जाती है और असमानताएं जो होती है वो सामाजिक स्थिति और नियमों के कारण भी पैदा होती है। ठीक है, और वर्तमान में सरकारों ने बहुत से कदम उठाए हैं। ऐसा नहीं है कि असमानता को कम करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा जो है कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। सभी को अब जो है अवसर यानी अवसर की समानता हो या कार्यस्थल की समानता हो या अन्य किसी अवसरों की समानता की अपन बात करें तो सरकारों के द्वारा अब जो है बहुत से कानून बनाए जा रहे हैं, बहुत से नियम बनाए जा रहे हैं। ठीक है, और ये जो असमानता का कॉन्सेप्ट है वो दुनिया के लोगों को इसने परेशान भी कर रखा है। ठीक है, आगे देखो क्या करा है, इस तरह के सवालों ने समानता को सामाजिक और राजनीतिक सिद्धांत का केंद्रीय विषय बना दिया है। मित्रों, सामाजिक और राजनीतिक सिद्धांत का अब यह मुख्य विषय बन गया है। कौन सा? समानता का कॉन्सेप्ट। और फ्रेंड्स आगे क्या कहता है, देखो, राजनीतिक सिद्धांत के छात्र को सवालों की एक लंबी श्रृंखला का सामना करना पड़ता है। मित्रों, ये कह रहा है कि जो पॉलिटिकल साइंस के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको जो है लंबी श्रृंखला है, उनको यानी सवाल जो होते हैं उनके समक्ष बहुत ज़्यादा होते हैं। और इसी तरह का एक सवाल है कि समानता का क्या निहितार्थ है। यानी मित्रों कह रहे हैं कि समानता का आखिर मतलब क्या है, क्या उसका जो है हम औचित्य समझते हैं, तो उसी के बारे में हमसे पूछ रहे हैं, जबकि हम बहुत से मायनों में बड़े स्पष्ट रूप से अलग हैं। यह बात कहने का आशय क्या है कि हम समान हैं। हम समानता के आदर्श के माध्यम से क्या पाना चाहते हैं? क्या हम आय और रुतबे के सभी अंतरों को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं? दूसरे शब्दों में हम किस तरह की और किसके लिए समानता पाना चाहते हैं? समानता की अवधारणा के बारे में कुछ और प्रश्न भी उठाए गए हैं, हम यहाँ उन पर भी विचार करेंगे। समानता को बढ़ावा देने के लिए क्या हमें सभी लोगों से हमेशा बिल्कुल एक तरह का व्यवहार करना चाहिए? मित्रों, अब हम जो करने जा रहे हैं वो चर्चा हम करने जा रहे हैं कि समानता का आखिर मतलब क्या है। एक बेसिक चर्चा अभी तक हमने कि असमानता का हमने कॉन्सेप्ट जाना कि असमानता भी समानता के समक्ष एक बड़ा मुद्दा उभर करके आती है। और अब ये कह रहा है कि समानता का मतलब क्या है? क्या समानता का मतलब यही है कि हम सभी के साथ समान व्यवहार करें, या फिर ये कह रहा है कि हम किसी तरह की और किसके लिए समानता पाना चाहते हैं? और समानता की अवधारणा में और भी प्रश्न यहाँ उभर करके आते हैं, तो उन सभी के बारे में हम जो है डिटेल से यहाँ चर्चा करने वाले हैं। और आगे देखो क्या करिए, ये लेडीज कह रही है कि हमारे चारों ओर बहुत सी असमानताएं ऐसी है जिन पर कोई आपत्ति नहीं करता। ऐसे में देश और दुनिया की असमानता पर बात करना बकवास है। जरा इस पर भी ध्यान दो कि कैसे माता पिता मेरे भाई की तरफदारी करते हैं। यानी मित्रों असमानता की यहाँ बात कर रही है महिला, और ये महिला है यानी ये कह रही है कि जो मेरे माता पिता है वो मेरे भाई की तरफदारी करते हैं, यानी उसका ज़्यादा पक्ष लेते हैं और मेरा कम पक्ष। यानी मतलब मित्रों एक परिवार में जो भेदभाव की जो बात निकल करके आ रही है ना, तो उसको जो है ये महिला कंसेप्ट यानी उसको जोड़ रही है असमानता के कॉन्सेप्ट से कि वहाँ समानता का जो है व्यवहार नहीं किया जा रहा। बेटा बेटी में जो भेदभाव किया जाता है वो आज भी विद्यमान है और परिवार में हमें देखने को मिलता है। तो ये कह रहा है कि आसपास ही हमारे देश में असमानता फैली हुई है और हम देश और दुनिया की बात करते हैं, तो उसका क्या मतलब फिर? ठीक है, और मित्रों आगे देखो क्या कर रहा है कि समानता क्या है। ठीक है, समानता का हम डिटेल से यहाँ मतलब समझने वाले हैं। इन चित्रों पर नज़र डालो। अश्वेत लोगों की बैठने की जगह पिछवाड़े में और प्रवेश नहीं कुत्ते, निगरों, मॉक्सी, कवासी, और पीने का पानी श्वेत और अश्वेत, और विश्राम गृह केवल श्वेत लोगों के लिए। यानी मित्रों यहाँ समानता का अधिकार नहीं मिल रहा उन लोगों को, यानी जो काले लोग हैं, अश्वेत जो लोग हैं वो अलग जगह जाके बैठेंगे। ठीक है, और कुत्ते और निगरों जो मॉक्सिकोवासी हैं वो प्रवेश नहीं, यानी कहीं उनको प्रवेश नहीं मिलेगा, चाहे मंदिर हो या किसी स्थल पर या धार्मिक स्थल हो या कोई अन्य स्थानों पर। और श्वेत और अश्वेत लोगों के लिए पीने का पानी भी अलग होगा। और विश्राम गृह जो होगा यानी जो आराम करने के जो हम बनाते हैं वो केवल जो है गोरे लोगों के लिए बनाया है, काले लोगों के लिए उन्होंने कोई विश्राम गृह नहीं बनाया। ठीक है, तो ये इस प्रकार से यहाँ जो है असमानता हमें देखने को नजर आ रही है। और आगे जाकर के मित्रों फिर जाकर के लोगों ने आंदोलन जब किया तो आंदोलनों के माध्यम से फिर जो है समानता लोगों को मिली है। और जो है बहुत से जो है मित्रों अगर हम नेल्सन मंडेला की चर्चा करें, पिछले लेक्चर्स में हमने चर्चा की थी कि 28 वर्षों तक उन्होंने जो है जेल में बिताया। ठीक है, अपना पूरा युवावस्था जो है उन्होंने जेल में काट दी। और मित्रों इस प्रकार जाकर के जो है उन्होंने फिर समानता का जो है अधिकार लोगों को दिलवाया, क्योंकि लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा था। जो काले जो लोग थे उनके साथ भेदभाव जब किया जा रहा था तो उन्होंने जो है फिर इसके खिलाफ आवाज़ उठाई और फिर लोगों को अधिकार दिया। तो मित्रों उस नेल्सन मंडेला का बहुत ही अमूल्य योगदान रहा। ठीक है, आगे देखो क्या करें। यह चित्र मनुष्यों के बीच नस्ल और रंग के आधार पर भेदभाव की ओर संकेत करते हैं। हम में से अधिकांश को अस्वीकार्य हैं। बिल्कुल सही है कि हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि रंग और नस्ल के आधार पर हम किसी के साथ भेदभाव करते हैं तो हम उसको कैसे स्वीकार करेंगे? हो सकता है अगर मान लीजिए हम उस बात को हमारे ऊपर ही लेकर देखें तो तब हमें पता लगेगा कि कैसे भेदभाव किसी के साथ होता है, तो कैसा उसको अनुभव होता है।
आगे देखो क्या कहता है, वास्तव में इस तरह के भेदभाव समानता के हमारे आत्मबोध का उल्लंघन करता है। समानता का हमारा आत्मबोध गलत कहता है कि साझी मानवता के कारण सभी मनुष्य बराबर सम्मान और प्रवाह के हकदार है। यानी मित्रों क्या कह रहा है कि समानता का हमारा आत्मबोध यानी हमारा खुद का ज्ञान ये कहता है कि समानता का मतलब क्या है कि सभी मनुष्यों के साथ बराबर सम्मान होगा, सभी को बराबर हम सम्मान देंगे, सभी की हम बराबर केयर करेंगे, सभी को उनकी सभी समान परिवार होगी, ठीक है, सभी को समान अधिकार मिलेंगे, ठीक है। तो इसकी बात आगे करते हैं। हालांकि लोगों से बराबर सम्मान का व्यवहार करने का मतलब जरूरी नहीं है कि हमेशा एक जैसा व्यवहार करना भी हो। कोई भी समाज अपने सभी सदस्यों के साथ सभी स्थितियों में पूर्णतः एक समान बर्ताव नहीं करता। समाज के सहज कार्य व्यवहार व्यापार के लिए कार्य का विभाजन जरूरी है। अलग अलग काम और अलग अलग लोगों को महत्व और लाभ भी अलग अलग मिलता है। कई बार इस बर्ताव में यह अंतर न केवल स्वीकार्य हो सकता है बल्कि जरूरी भी लग सकता है। उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री या सेना के जनरल को विशेष सरकारी दर्जा या सम्मान देना हमें तब तक समानता की धारणा के विपरीत नहीं लगता जब तक कि इसका दुरुपयोग न हो, लेकिन कुछ अलग किस्म की असमानताएं अन्यायपूर्ण लग सकती है। यानी मित्रों ये कुछ आगे यहाँ पे बात भी कर रहा है, कुछ अपवादों की भी बात हमारे यहाँ समक्ष निकल करके आ रही है समानता के कंसेप्ट में कि लोगों से बराबर सम्मान का व्यवहार करना, यानी लोगों से जो बराबर का सम्मान का व्यवहार करने का मतलब जरूरी नहीं कि हमें उसको जो है एक जैसा व्यवहार करें, ठीक है। और ये कहता है कि समाज में जो है सभी यानी कहीं भी चाहे किसी भी समाज की बात कर लें तो सभी स्थितियों में सभी के साथ समान जो है हम व्यवहार नहीं करते, ठीक है। और आगे ये कहता है कि अलग अलग काम और अलग अलग लोगों को हम जो है महत्व भी अलग अलग देते हैं, अलग अलग उनको वेतन भी देते हैं। जैसे प्रधानमंत्री को ले लो या सेना के जनरल को, तो उसको हम विशेष सुविधाएं देते हैं और मित्रों उनको देनी भी चाहिए क्योंकि वो भारत की देश की रक्षा कर रहे हैं। अगर उन्हीं की रक्षा नहीं होगी तो वो भारत देश की या अन्य किसी देश की रक्षा कैसे करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे फिर हम इसको स्वीकार भी करते हैं कि यह समानता नहीं है, ठीक है, यह समानता नहीं है, ये समानता की धारणा के विपरीत नहीं है। वहाँ पर हम इसको स्वीकार भी करते हैं। लेकिन फिर अगर मान लीजिए वो इसका दुरुपयोग करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, ठीक है, अपनी जो है धन संपत्ति अपनी यानी धन संपत्ति को इकट्ठा करने में वो लग जाते हैं और बड़े बड़े बंगले और बड़े बड़े जो है भ्रष्टाचार के माध्यम से जो बड़ी बड़ी सुख सुविधाएं फिर वो जो है बनाने लगते हैं, तब जाकर के हम फिर उसको जो है गलत समझते हैं और फिर हम उसको कहते हैं कि हाँ ये अन्यायपूर्ण है, ये असमानता अब हमारे देश में नजर आ रही है कि कहीं के किसी लोगों के पास जो है दो वक्त का खाना नहीं है, ठीक है, रहने के लिए मकान नहीं है और रहने के लिए जो है सुख सुविधाएं अच्छी एक बेसिक जो सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए वो भी नहीं है। और जो है कुछ लोगों के पास यानी कुछ जो है झूठा छोड़ रहे हैं और जो है कुछ आलीशान मकानों में रह रहे हैं, तो वहाँ जाकर के फिर हमें जो है असमानता देखने को नजर आती है। अब क्या कहता है देखो सुनो, अब सवाल यह उठता है कि कौन सी विशिष्टताएं और विभेद स्वीकार किए जाने लायक है और कौन सी नहीं। कई बार लोगों से अलग अलग तरह का बर्ताव इसलिए किया जाता है कि उनका जन्म किसी खास धर्म जाति या लिंग में हुआ है। हम असमानता के इन आधारों को अस्वीकार करते हैं, लेकिन लोगों की आकांक्षाएं और लक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं और हो सकता है कि सभी को समानता न मिले। यानी मित्रों क्या कह रहा है कि कौन सी विशिष्टताएं और कौन से विभेद ऐसे होते हैं कि उसको जो है कोई भी यानी स्वीकार किए जाने लायक नहीं होते हैं और कोई से भी नहीं होते हैं, ठीक है। और कई बार जो लोगों से हम अलग अलग तरह का बर्ताव भी करते हैं क्योंकि उनका जन्म किसी खास धर्म में हुआ है, ठीक है, किसी अन्य जाति में यानी किसी बड़ी ऊंची जाति में हुआ है या किसी अन्य जो है यानी किसी ऊंचे जो समुदाय होते हैं उसमें उसका जन्म हुआ है, तो उसके साथ हम अलग प्रकार का बर्ताव करते हैं। और फिर कहता है कि उनकी यानी लोगों की जो आकांक्षाएं और जो उनके लक्ष्य होते हैं वो भी उनके अलग अलग होते हैं। और आगे देखें क्या कहता है कि अगर वे अपने अंदर छुपी संभावनाओं को विकसित करने में सक्षम है, यानी अगर वे अपने अंदर छुपी संभावनाओं को विकसित करने में सक्षम हैं तो ऐसा महसूस नहीं होगा कि समानता खतरे में। यानी मित्रों क्या कह रहा है कि अगर वो अपनी जो संभावनाएं हैं उनको अगर विकसित करने में सक्षम है तो हम ये महसूस नहीं करते कि समानता हमारी खतरे में है। कुछ लोग अच्छे संगीतकार हो सकते हैं जबकि कुछ नहीं, कुछ प्रसिद्ध वैज्ञानिक बन सकते हैं और कुछ कड़े परिश्रम या चेतना के लिए विख्यात हो सकते हैं। समानता के आदर्श से जुड़े होने का मतलब यह नहीं है कि सभी तरह के अंतरों का उन्मूलन हो जाए। इसका मतलब केवल यह है कि उस हमसे जो व्यवहार किया जाता है और हमें जो भी अवसर प्राप्त होते हैं वे जन्म या सामाजिक परिस्थितियों से निर्धारित नहीं होने चाहिए। यानी फ्रेंड्स क्या कर रहा है कि समानता के बारे में बताया जा रहा है कि बेशक यानी कोई मान लीजिए कोई जो है अच्छा संगीतकार, कोई अच्छा गाना गाता है, कोई अच्छी एक्टिंग करता है, ठीक है, कोई वैज्ञानिक है और कोई जो है वैज्ञानिक नहीं है, यानी कोई परिश्रम करता है, कड़ी मेहनत करता है, कोई जो है दिहाड़ी मजदूर है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास असमानता का हम व्यवहार कर रहे हैं। यानी उसके पास भी समानता के यानी मान लो हमने उसको समानता के अवसर दिए हैं ना कि वो भी जो है पढ़ लिख करके कुछ आगे बढ़ सकता है, तो फिर हमने जो है उसको समानता का अधिकार दिया। हमने किसी भी प्रकार का वहाँ जो है असमानता उसके साथ नहीं की है। और ये भी यहाँ कहता है कि समानता का मतलब ये नहीं है कि सभी तरह का अंतर जो होगा वो समाप्त हो जाएगा। यानी मित्रों आर्थिक अंतर है या जो शिक्षा का अंतर है वो समाप्त नहीं होगा इससे। समानता का मतलब ये है कि समानता के माध्यम से हम केवल और केवल उसको जो है समान अवसर दे सकते हैं।
ठीक है, कि आप भी पढ़ लिख सकते हो, आप भी जीवन में कुछ कर सकते हो। हमने जो है आपको समान अवसर दे दिया, अब आपकी जिम्मेदारी है आप इस अवसर का कैसे लाभ उठाते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से समानता के बारे में हमसे बताया जा रहा है कि समानता का मतलब ये नहीं है कि सभी प्रकार के अंतर जो है समाप्त हो जाएंगे। समानता का मतलब ये है कि हमने उसको समान अवसर प्राप्त किए हैं, समान अवसर हमने उन लोगों को दिए हैं, तो हाँ हमने उनको जो है समानता का अधिकार फिर उनको दिया है और समानता हमारे देश में बनी हुई है। आगे फ्रेंड्स क्या कर रहे थे, सुनो, अवसरों की समानता की यहाँ बात की जाएगी कि जो अवसर दिए जाते हैं वो समानता के होने चाहिए। समानता के उदाहरण में यह निहित है कि सभी मनुष्य अपनी दक्षता और प्रतिभा को विकसित करने के लिए और अपने लक्ष्यों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए समान अधिकार और अवसरों के हकदार है। यानी फ्रेंड्स अभी मैंने आपसे जो चर्चा की कि समानता का मतलब ही यही है कि हमने जो है सभी लोगों को समानता और समान अवसर हमने उनको दे दिया। ठीक है, तो वो भी चाहें यानी वो भी चाहें तो अपनी जो एफिशिएंसी और अपनी जो टैलेंट है उसको विकसित कर सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, अपनी जो इच्छाएं हैं, अपनी जो कामनाएं उनको पूरा कर सकते हैं। तो समानता के माध्यम से वे सब कुछ कर सकते हैं। इसका आशय यह है कि समाज में लोग अपनी पसंद और प्राथमिकताओं के मामलों में अलग हो सकते हैं। उनकी प्रतिभा और योग्यताओं में भी अंतर हो सकता है और हो सकता है कि इस कारण से कुछ लोग अपने चुने हुए क्षेत्रों में बाकी लोगों से ज़्यादा सफल हो जाएं, लेकिन केवल इसलिए कि कोई क्रिकेट में अपने पहले पायदान पर पहुंच गया है, कोई बहुत सफल वकील बन गया है, समाज को असमान नहीं माना जा सकता। दूसरे शब्दों में सामाजिक दर्जा, संपत्ति या विशेष अधिकारों में समानता का अभाव होना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षित आवास जैसी बुनियादी चीज़ों की उपलब्धता में असमानताओं से कोई समाज असमान और अन्यायपूर्ण बनता है। यानी मित्रों वही हमें समानता के बारे में बताया जा रहा है और स्पष्ट जो है यानी एक क्लियरली यहाँ क्लैरिफिकेशन दिया जा रहा है समानता के बारे में कि समानता का मतलब बस इतना सा है कि हमने जो है सभी लोगों को समान अगर अवसर दे दिए तो हाँ हमने उनको समान अवसर दिए हैं, तो इस कारण से वो जो है समानता के हकदार है। यानी वो जो में जीवन में जो कुछ करना चाहेंगे, यानी जो भी अपनी लक्ष्य हैं या जो भी अपनी आकांक्षा इच्छाएं वो पूरा करने की, यानी वो उनको पूरा कर सकते हैं। ठीक है, और आगे ये कहता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति यानी सभी लोगों को तो हमने समान अवसर दिया, लेकिन कोई व्यक्ति जो है उस समान अवसर का उसने ज़्यादा उपयोग किया, वो एक ऊंचे पायदान पर पहुंच गया। ठीक है, वो बहुत बड़ा वकील बन गया या बहुत बड़ा लॉयर बन गया, किसी राजनीतिक बहुत बड़े पद पर पहुँच गया, लेकिन कुछ लोग जो है उन्होंने इस समान अवसर का लाभ नहीं उठाया और वो नीचे के नीचे ही रह गए। ठीक है, यानी वो जो छोटे पदों पर भी नहीं पहुंच पाए और एक जो सामान्य जो उनको सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए वो भी उनको नहीं मिल पा रही है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने जो है यहाँ हमारे देश में फिर असमानता है, क्योंकि हमने तो समान अवसर दिया था। अब आपकी जिम्मेदारी थी कि आप इस अवसर का कैसे उपयोग करोगे। लेकिन ये कहता है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षित आवास जैसी बुनियादी चीज़ों में अगर मान लीजिए असमानता है तो फिर ये जो है हमें यानी फिर यहाँ पे अगर असमानता हमें देखने को मिलती है ना, तो फिर हाँ हम ये देखते हैं कि हमारे देश में फिर जो है असमानता नजर आ रही है। मित्रों शिक्षा है, स्वास्थ्य और सुरक्षित आवास हमने अगर सभी लोगों को नहीं उपलब्ध कराए, ठीक है, हमने जो है सभी लोगों को शिक्षा का अधिकार नहीं दिया या स्वास्थ्य का एक बेसिक अधिकार हमने नहीं दिया, तो फिर हम इस बात को हम स्वीकार करते हैं कि हाँ हमने जो है फिर समानता का अधिकार लोगों को नहीं दिया। तो फ्रेंड्स अब हम चर्चा करने जाएं, देखो प्राकृतिक और सामाजिक असमानता का मतलब क्या होगा। ठीक है, यानी एक कौन सी असमानताएं जो है प्राकृतिक प्रदत्त हैं और कौन सी हमने समाज की यानी कौन सी हमारे समाज ने असमानताएं क्रिएट की है, तो इन सभी के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो क्या कर रहा है, सुनो, कह रहा है कि राजनीतिक सिद्धांत में प्राकृतिक असमानताओं और समाज जनित असमानताओं में अंतर किया जाता है। प्राकृतिक असमानताएं लोगों में उनकी विभिन्न क्षमताओं, प्रतिभा और उनके अलग अलग चयन के कारण पैदा होती है। समाज जनित असमानताएं वे होती है जो समाज में अवसरों की असमानता होने या किसी समूह का दूसरे के द्वारा शोषण किए जाने से पैदा होती है। यानी मित्रों क्या करा है कि जो प्राकृतिक और सामाजिक असमानता है उनके मध्य जो है यहाँ पे डिफरेंस बताया जा रहा है कि प्राकृतिक असमानता का मतलब ये होता है कि किसी लोगों में कितना टैलेंट है, ठीक है, यानी जन्म के द्वारा उनको कितनी जो है विवेक, उनको कितनी बुद्धि दी गई या कितनी उनकी क्षमता है। ठीक है, तो ये प्राकृतिक असमानता, यानी किसी के पास ज़्यादा जो है यानी कई बार हम कहते हैं कि आपके पास ज़्यादा टैलेंट है और किसी के पास जो है कम बुद्धि है, तो और किसी का ज़्यादा यानी किसी का जो काम करने की क्षमता होती है वो ज़्यादा होती है तो और किसी की कम होती है। तो ये जो है प्रकृति पद्धति जो है ये समानताएं हैं, यानी प्रकृति पद्धति यहाँ पे असमानताएं हमारे को देखने को नजर आती है। और जो समाज नीति असमानताएं कौन सी होती है कि जो हमारा समाज है उसने उन असमानताओं को बनाया है कि किसी यानी जो हम जो है पहले क्या करते थे कि यानी कि जो वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो जो तीन जो ऊपर के यानी इनको द्विज जातियाँ भी हम कहते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को, तीनों को। तो ये जो थे इनको हम द्विज यानी ऊपरी जातियाँ हम इनको मानते थे
और शूद्र जो होते थे उनको हम नीची जाति मानते थे। तो ये समाज के द्वारा क्रिएट की हुई एक असमानता थी। और जाति व्यवस्था में फिर जाकर के बाद में यानी वर्ण व्यवस्था जब बदल गई जाति व्यवस्था के बारे में, यानी वर्ण व्यवस्था जब आगे जाकर के जाति व्यवस्था में बदल गई, तो जाति व्यवस्था में फिर जो है हमने छुआछूत का कॉन्सेप्ट वहाँ निकल करके आया। तो ये सभी जो असमानताएं ये हमारे समाज ने बनाई है, ठीक है। और प्राकृतिक असमानताएं लोगों की जन्मगत विशिष्टताओं और योग्यताओं का परिणाम मानी जाती है। यह आमतौर पर मान लिया जाता है कि प्राकृतिक विभिन्नताओं को बदला नहीं जा सकता। दूसरी ओर वे सामाजिक असमानताएं जिन्हें समाज ने पैदा किया है। उदाहरण स्वरूप कुछ समाज बौद्धिक काम करने वालों को शारीरिक कार्य करने वालों से अधिक महत्व देते हैं और उन्हें अलग तरीके से लाभ देते हैं। वे विभिन्न वंश, रंग या जाति के लोगों के साथ भिन्न व्यवहार करते हैं। इस तरह के भेदभाव में समाज के मूल्य प्रतिबिंबित होंगे और इनमें से कुछ हमें निश्चित रूप से अनुचित लग सकते हैं। यानी मित्रों वही बात की जा रही है कि सामाजिक असमानता के बारे में मतलब बताया जा रहा है कि समाज ने जिन असमानताओं को जन्म दिया है वे सामाजिक असमानताएं हैं, ठीक है। यानी किसी व्यक्ति के साथ हम जाति के आधार पर या उसके जो वंश है तो उसके आधार पर हम जब उसके साथ भेदभाव कर रहे हैं तो इसका मतलब हमारे समाज ने इन असमानता को जन्म दिया है, ठीक है। और समाज में भेदभाव में समाज के मूल्य हमारे यहाँ जो है नज़र हमें देखने को आते हैं, ठीक है। तो ये समाज में असमानताएं हमारे समाज के द्वारा क्रिएट की गई हैं। और आगे फ्रेंड्स क्या कर रहा है, कह रहा है कि प्राकृतिक और समाज मूलक असमानताओं में फ़र्क करना इसलिए भी उपयोगी होता है कि इससे स्वीकार की जा सकने लायक और न्यायपूर्ण असमानताओं को अलग अलग करने में मदद मिलती है। लेकिन दो तरह की असमानताओं में फ़र्क हमेशा साफ और अपने आप स्पष्ट नहीं होता। उदाहरण के लिए जब लोगों के बर्ताव में कुछ असमानताएं लंबे काल तक विद्यमान रहती है, ठीक है, तो वे हमें मनुष्य की प्राकृतिक विशेषताओं पर आधारित लगने लगती है। ऐसा लगने लगता है कि जैसे कि वे जन्मगत हों और आसानी से बदल नहीं सकती। उदाहरण के लिए औरतें अनादिकाल से अबला कही जाती थी। उन्हें भीरू एवं पुरुषों से कम बुद्धि का माना जाता था, जिन्हें विशेष संरक्षण की जरूरत थी। इसलिए यह माना गया कि औरतों को समान अधिकार से वंचित करना न्याय संगत है। अफ्रीका में काले लोग उनके औपनिवेशिक शासकों द्वारा कम बुद्धि वाले निरे बच्चे और महज शारीरिक श्रम, खेल कूद, संगीत में बेहतर माने गए। यह धारणा दास प्रथा जैसी संस्थाओं को न्यायोचित ठहराने में प्रयुक्त हुई। ऐसे सभी मानकों और मूल्यांकनों पर सवाल उठाए जा रहे हैं जिन्हें प्राकृतिक लक्षणों पर आधारित मानने से अधिक जनता की शक्ति और राष्ट्र की सत्ता के बीच के फर्क का प्रतिबिंब माना जाता है। मतलब फ्रेंड्स यहाँ क्या कहना चाह रहा है, यहाँ पे ये बता रहा है आगे जाकर के कि अगर मान लीजिए असमानताएं हमारे समाज में बनी हुई है, ठीक है, और वो ज़्यादा समय तक अगर असमानताएं समाज में बनी रह जाती है ना, तो फिर हम क्या सोचते हैं, हम ये सोचते हैं कि क्या ये असमानताएं जो हैं क्या ये प्रकृति प्रदत्त तो नहीं है, यानी ये प्रकृति के द्वारा ही तो हमें नहीं दी गई है असमानताएं। जैसे कह रहा है ना कि हमें क्या मानते थे पहले कि औरतें जो है अनादिकाल से अबला, यानी वो सबल नहीं है, इसका मतलब वो समर्थ नहीं है किसी काम को करने के लिए, उसको कम बुद्धि का हम मानते थे, ठीक है। तो हम जो है इसको आगे जाकर के मानने लगे कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि अबला महिला जो है अबला है, सबल नहीं है, समर्थ नहीं है, तो ये जो है अनादिकाल से चली आ रही है, हम ये ऐसा मानने लगते थे, ठीक है। आगे जाकर के मित्रों फिर ये कह रहा है कि अफ्रीका में जब काले लोग यानी अफ्रीका के जो काले लोग हैं उनको जो है बुद्धि वाले यानी कम बुद्धि वाले निरे बच्चे और महज शारीरिक श्रम, खेलकूद और संगीत में बेहतर माने गए। यानी अफ्रीका में काले लोग जो हैं उनको संगीत में और शारीरिक श्रम में बेहतर उनको माना गया। तो फिर जो दास प्रथा जो चली आ रही थी, ठीक है, तो उस दास प्रथा को न्यायोचित ठहराने में यह प्रयुक्त हुआ। और भी मित्र आगे कहता है कि प्राकृतिक लक्षणों पर आधारित मानने से अधिक जनता की शक्ति और राष्ट्र की सत्ता के बीच के फर्क का प्रतिबिंब माना जाता है। और आगे क्या कहता है, देखो कह रहा है प्राकृतिक विशिष्टता की धारणा से एक और समस्या उत्पन्न होती है कि यह कि प्राकृतिक मानी गई कुछ भिन्नताएं अब परिवर्तन नहीं रही। उदाहरण स्वरूप चिकित्सा विज्ञान और तकनीकी प्रगति ने विकलांग व्यक्तियों का समाज में प्रभावी ढंग से काम करना संभव बना दिया। आज कंप्यूटर नेत्रहीन व्यक्ति की मदद कर सकते हैं, पहियादार कुर्सी और कृत्रिम पांव शारीरिक असमता के निराकरण में सहायक हो सकते हैं। यहाँ तक कि कॉस्मेटिक सर्जरी से किसी व्यक्ति की शकल सूरत भी बदली जा सकती है। प्रसिद्ध भौतिकविद स्टीफन हॉकिंग शायद ही चलिए बोल सकते हैं, पर उन्होंने विज्ञान में बड़ा योगदान दिया है। आज अगर विकलांग लोगों को उनकी विकलांगता से उबरने के लिए जरूरी मदद और उनके कामों के लिए उचित पारिश्रमिक देने से इस आधार पर इनकार कर दिया जाए कि प्राकृतिक रूप से वे कम सक्षम है, तो यह अधिकार लोगों को अन्यायपूर्ण लगेगा। यानी फ्रेंड्स क्या कर रहा है, ये कहना चाह रहा है कि जिन्हें असमानताओं को हम प्राकृतिक मानते थे, ठीक है, उन असमानताओं को हम जो है हम परिवर्तन करने लगे हैं। कैसे कि जो चिकित्सा विज्ञान है इसने जो है हमारे देश में बहुत और किसी भी जो है राष्ट्र में और पूरे भारत देश में या पूरे विश्व में एक बड़ा योगदान दिया है कि विकलांग जो है वो देख सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है, और जो है यानी कंप्यूटर जो होंगे वो उसकी मदद कर देंगे।
और पहिएदार जो कुर्सी होती है ना, व्हील चेयर, उसके माध्यम से जो है वो चल फिर सकते हैं। और किसी की यानी हम सूरत अगर बदलना चाहें, यानी किसी की शक्ल हम बदलना चाहें तो कॉस्मेटिक सर्जरी से हम बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है कि जो जिन असमानताओं को हम मानते थे कि ये चिरकाल से और अनादिकाल से चली आ रही है, तो उनमें जो परिवर्तन आने लगा है। और आगे ये कहता है कि क्या कहता है, इन सभी जटिलताओं के कारण प्राकृतिक और सामाजिक असमानताओं के बीच को फर्क को किसी समाज के कानून और नीतियों का निर्धारण करने में मानदंड के तौर पर उपयोग करना कठिन होता है। इसी कारण से बहुत से सिद्धांतकार अपने चयन से पैदा हुई असमानता और व्यक्ति के विशेष परिवार या परिस्थितियों में जन्म लेने से पैदा हुई असमानता में फर्क करते हैं। ये दूसरी तरह की असमानता ही समानता के पक्षधर लोगों के सरोकार का स्रोत है। वे चाहते हैं कि परिवेश से जन्मी असमानता को न्यूनतम और समाप्त किया जाए। क्या कह रहा फ्रेंड्स, फिर ये आगे जाकर मित्रों वही कहना चाहता है कि जो हमारी परिवेश है, यानी जिस परिवेश में, जिस समाज में हम रहते हैं, और जिस परिवेश में, जिस समाज में जो असमानताएं जन्मी है, उन असमानताओं को हमें जो समाप्त करना है। ठीक है, और समानता के यहाँ 3 आयाम की अब हम चर्चा कर लेते हैं। राजनीतिक आयाम, आर्थिक आयाम और एक जो अन्य आयाम है, ठीक है, जो सामाजिक आयाम है, उसकी हम चर्चा करेंगे। क्या करें, देखो हमने इस सवाल पर विचार किया कि किस प्रकार के सामाजिक अंतर स्वीकार किए जा सकते हैं। इस पर विचार करने के बाद हमें यह सोचने की ज़रूरत है कि समानता के वे कौन कौन से आयाम हैं जिन्हें हम पाना चाहते हैं। समाज में व्याप्त अलग अलग तरह की असमानताओं को पहचानते समय विभिन्न विचारकों और विचारधाराओं ने समता के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक 3 आयामों को रेखांकित किया। समानता के इन 3 आयामों को लक्ष्य करते हुए ही एक अधिक न्यायपूर्ण और समतामूलक समाज की ओर बढ़ा जा सकता है। मित्रों ये कहना चाह रहा है कि असमानताएं कौन कौन सी होती है, ठीक है, और समानताएं कौन कौन सी होती है, समानता के कौन कौन से आयाम हैं, तो उसके बारे में यहाँ चर्चा कर रहा है कि राजनीतिक समानता की यहाँ चर्चा की जाएगी। और क्या कर रहा है, देखो कह रहा है लोकतांत्रिक समाजों में आमतौर पर सभी सदस्यों को समान नागरिकता प्रदान करना राजनीतिक समानता में शामिल है। आप नागरिकता के अध्याय में पढ़ेंगे कि समान नागरिकता अपने साथ कुछ मूल अधिकार मसलन मतदान का अधिकार, कहीं भी आने जाने, संगठन बनाने, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और धार्मिक विश्वास की आज़ादी लाती है। ठीक है, यानी मित्रों यहाँ पे कह रहा है एक राजनीतिक समानता की यहाँ बात की जा रही है कि नागरिकता की बात यहाँ की जा रही है, सिटीजनशिप। और मैंने मित्रों जो नागरिकता का चैप्टर है, ठीक है, इंडियन पॉलिटी का, वो मैंने कंप्लीट करवा दिया है, मेरे चैनल पर जो है वो अपलोड हो चुका है। आप जो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, नागरिकता से संबंधित है। और मित्रों डिटेल से मैंने वहाँ पे आसान से आसान शब्दों में आपको समझाने का भरपूर प्रयत्न किया है। ठीक है, यानी कि जो नागरिकता जो होगी, यानी अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक मैंने वहाँ पे जो है डिस्कस किया है। ठीक है, इसके अलावा मैंने वहाँ पे जो है कौन कौन से माध्यम से हम नागरिकता ले सकते हैं उनके बारे में बताया, यानी 5 प्रकार से हम नागरिकता भारत में ले सकते हैं: जन्म के द्वारा, वंश के द्वारा, ठीक है, और अर्जित भूभाग के द्वारा, ठीक है, और पंजीकरण के द्वारा। तो इस प्रकार से जो नागरिकता हम ले सकते हैं उसके बारे में मैंने वहाँ पे डिटेल से डिस्कशन किया है। तो वही बात यहाँ पे निकल करके आ रही है कि जो नागरिकता हम देते हैं ना, ठीक है, तो वो नागरिकता का जो मुद्दा होता है, तो उस नागरिकता में हम जिस व्यक्ति को नागरिकता दे रहे हैं किसी देश की, उसको हम मतदान का अधिकार भी देते हैं और आने जाने की स्वतंत्रता उसको देते हैं, संगठन बनाने का, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का और धार्मिक विश्वास का हम उसको अधिकार देते हैं। ठीक है, तो ये मौलिक अधिकारों की भी यहाँ पे बात कुछ की जा रही है। ये ऐसे अधिकार हैं जो नागरिकों को अपना विकास करने और राज्य में कामकाज में हिस्सा लेने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक माने जाते हैं। लेकिन ये केवल औपचारिक अधिकार हैं जिन्हें औपचारिक संविधान और कानूनों द्वारा सुनिश्चित किया गया है। हम जानते हैं कि सभी नागरिकों को समान अधिकार देने वाले देशों में भी आज असमानता, यानी काफ़ी असमानता बरकरार है। ऐसी असमानताएं अमूमन सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में नागरिकों को उपलब्ध संसाधनों और अवसरों की भिन्नता का परिणाम होती है। इसलिए अक्सर समान व्यवहार या मुकाबले के लिए एक समान स्थितियों की मांग उठती है। हमें याद रखना चाहिए कि राजनीतिक समानता न्यायपूर्ण और समतावादी समाज के गठन के लिए निश्चित रूप से महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन वह अपने आप में पर्याप्त नहीं होती। यानी मित्रों क्या कह रहा है कि हम नागरिकता के माध्यम से किसी व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, ठीक है, और उनको जो संगठन बनाने का ये सभी अधिकार देते हैं। लेकिन ये कह रहा है कि आज बेशक जो है जिन देशों में हमने समानता का अधिकार लोगों को दिया है वहाँ असमानता भी देखने को हमें मिलती है। ठीक है, और आगे ये कहता है कि ऐसी समानताएं जो होती है, ठीक है, चाहे राजनीतिक असमानता हो या आर्थिक असमानताएं, तो ये जो असमानताएं हैं वो सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में हम जो है अवसरों की भिन्नता के रूप में उनको देखते हैं। और ये आगे कहते हैं कि हमें यह भी याद रखना चाहिए, क्या याद रखना चाहिए कि राजनीतिक जो समानता है वो न्यायपूर्ण और समतावादी होने के लिए, यानी न्यायपूर्ण और समतावादी समाज के गठन के लिए महत्वपूर्ण घटक है। ठीक है, लेकिन वो पर्याप्त अपने आप में नहीं होती। तो फ्रेंड्स ये हमने आज राजनीतिक समानता के बारे में चर्चा किया। ठीक है, और मित्रों एक वीडियो में एक टॉपिक कंप्लीट, यानी ये चैप्टर कंप्लीट नहीं होने वाला। अगले लेक्चर में और अगले भाग में हम फिर से इसकी डिस्कशन करेंगे और हमने अगले भाग में चर्चा करेंगे। राजनीतिक असमानता हमने चर्चा कर ली और हम अगले भाग में चर्चा करेंगे सामाजिक समानता के बारे में, आर्थिक समानता के बारे में। ठीक है, तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, और मित्रों इंडियन पॉलिटी की मेरी कंप्लीट चल रही है,
ठीक है। तो वे सभी लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड होते जा रहे हैं, आप उन सभी को अच्छे से देख लेना, ठीक है। और मित्रों, कंप्लीट टॉपिक होने के बाद मैं आपके समक्ष टेस्ट भी लेकर के आ रहा हूँ, ठीक है। तो वो टेस्ट के जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ही हाई लेवल के, बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल की मैंने आपके समक्ष क्वेश्चन वहाँ पे उपस्थित रखे हैं। तो आप उनको जरूर से जो है, यानी जरूर से उन क्वेश्चन को आप करिएगा, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं फ्रेंड्स अगले लेक्चर में, अगले भाग में। तो तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।